बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद आप शामदीद कहता है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट किया हुआ था और क्लास में कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, तो इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14.8 को स्टार्ट करेंगे। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नीमो लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20x9। ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन है नीमो लिमिटेड की 20x9 के लिए। प्रॉफिट लास्ट स्टेटमेंट इसकी गिवन है 20x8 20x9 2 ईयर्स का डाटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ जाएगा, डिविडेंड की डिटेल गिवन है और लास्ट में हमारे पास रिटेन प्रॉफिट है। नेक्स्ट बैलेंस शीट है 31 दिसंबर की 2 ईयर्स के लिए। फिक्स एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, शेयर कैपिटल की डिटेल वगैरह है। उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट हमारे पास है। द डायरेक्टर्स आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट द लार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट as at 31 December 20x9, and they attribute this mainly to the increase in trade debtors as a result of alleged poor credit control। तो ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट बहुत ज़्यादा 20x9 में है। जैसे कि आप लोग देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 20x9 में 16,200 जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा है और डायरेक्टर्स हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बारे में तशवीश है। तो इसलिए वो समझते हैं कि इसका जो मेन पर्पस, जो मेन रीज़न है वो बेसिकली ट्रेड डेटर्स के हवाले से कि ट्रेड डेटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, जिस वजह से जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्रेडिट कंट्रोल हमारा पुअर है, जिस वजह से ट्रेड डेटर्स इंक्रीज़ हुए। ट्रेड डेटर्स इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो ओवरड्राफ्ट है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा वो इंक्रीज़ कर गया है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर 20x9 फिक्स्ड एसेट्स ओरिजिनली कॉस्टिंग 55 lakh वर सोल्ड फॉर 10 lakh। द accumulated depreciation on these assets are 31 December 20x8 was 38,000 3,80,000 सॉरी 38 लाख। तो इसमें वो कह रहे हैं कि 55 लाख के एसेट्स हमने जो बाय किए थे उसके ऊपर ऑलरेडी 38 लाख की डेप्रिसिएशन थी और हमने उनको 10 लाख में सेल कर दिया है। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 55 लाख कॉस्ट लेस करेंगे अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 55 से अगर 38 को माइनस करें तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो हमारी बुक वैल्यू होगी। देन हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू और जो सेल प्राइस है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो उस सूरत में हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें लॉस होगा। रिक्वायरमेंट उसकी है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 20x9। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। ऑलरेडी 20x9 के मुताबिक मैंने जो इन्फॉर्मेशन है, तो ऑलरेडी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो बना लिया ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और डायरेक्ट मेथड के मुताबिक हमने जितनी भी स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे आपके सामने है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हो डिटेल के साथ, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 मेन पोर्शन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो 3 पोर्शन है, इन्हीं में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं इनका रिलेशन हमारे शेयर कैपिटल के साथ होगा कि जो हमारे शेयर कैपिटल रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। कहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। तो फिक्स एसेट्स एक्सेसरी, तो जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं या जिसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल भी यहीं पे आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, हमारे पास करंट ईयर 20x9 है, तो हमने 20x9 का डाटा यहाँ से लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 20,400, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 20,400। और ये ज़हन रखिए कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, स्टेटमेंट के अंदर आ रही है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर, तो वहाँ पे ये थाउजेंड्स में फिगर हैं। तो हम मेंशन कर लेते हैं, बेशक यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं वो थाउजेंड्स में हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 20,400। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को चेक करें। हमारे पास डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स में,
20x8 में 9500 की डेप्रिसिएशन है, जबकि 20x9 में 10750 की डेप्रिसिएशन है। लेकिन हमें ये पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है कि यहाँ पे ऑलरेडी 38 लाख की डेप्रिसिएशन है। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो 20x8 में करंट ईयर में, तो 20x8 में 9500 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन हमारे पास जो ऑलरेडी 20x8 में 55 लाख वाली एसेट्स पे थी, वो 38 लाख है। तो लेस कर दें 38 लाख, सॉरी, तो हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 9500 माइनस 3800, तो ये डिफरेंस आ रहा है 5700। तो 5700 हमारे पास नेट डेप्रिसिएशन होगी प्रीवियस ईयर की, और करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 10750 है। तो 10750, तो 5050 ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है, ये इंक्रीज़ आ रहा है डेप्रिसिएशन के अंदर। लास्ट ईयर 5700 थी, करंट ईयर में 10750 है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इंक्रीज़ कितना आ रहा है, 5050 का चेंज है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे पास 50 एंड 50 है। नेक्स्ट इसमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि फिक्स एसेट्स को 55 लाख के फिक्स एसेट्स थे, हमने उनको 10 लाख में सेल किया, लेकिन इनके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन थी 38 लाख की। तो चेक करते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। सबसे पहले बुक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। तो बुक वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम 55 लाख माइनस करेंगे इसमें से 38 लाख डेप्रिसिएशन, तो ये बनता है हमारे पास 17 लाख। 17 लाख के एसेट्स हमने सेल किए टोटल 10 लाख में। तो अगर 10 लाख में सेल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो 17 लाख के हमारे पास एसेट्स थे, हमने उनको 10 लाख में सेल किया, तो हमें बिज़नेस को यहाँ पे लॉस होगा 700 का। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करते हैं एसेट्स को, लेकिन अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो उसके बाद आ रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल या बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इनको सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस हमारे पास आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये 26,150 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर चेंज और बिफोर मूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इनमें इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है। अगर एसेट्स में इंक्रीज़ आएगा तो अकॉर्डिंग टू रूल उनको हम माइनस करेंगे, लेकिन अगर डिक्रीज़ आएगा तो उनको प्लस किया जाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ आएगा तो वो प्लस होंगी, लायबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ आएगा तो वो माइनस होंगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एसेट्स में अगर इंक्रीज़ होगा तो वो माइनस होगा, लायबिलिटीज़ में अगर इंक्रीज़ होगा तो हम उनको प्लस करेंगे। तो चलें देखते हैं कि स्टॉक्स हमारे पास 5000 के, और यहाँ पे हमारे पास करंट ईयर में 15,000, तो यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है 10,000 का। तो 10,000 का अगर स्टॉक्स में इंक्रीज़ आएगा तो हम उनको माइनस करेंगे, 10,000 माइनस का होगा। उसके बाद ट्रेड डेटर्स 8600 और 26,700, तो हम चेक करते हैं। तो 8600 और में से माइनस 26,700, तो चेंज आ रहा है 18,100 का। तो 18,100 माइनस में आ रहा है, तो 18,100 इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद प्री पेमेंट्स, तो प्री पेमेंट्स की हेड हमारे पास आएगी। तो प्री पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज़ आ रहा है तो प्री पेमेंट्स, इंक्रीज़ इन प्री पेमेंट्स। तो प्री पेमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर थी हमारे पास 300, करंट ईयर में 400, तो टोटल 100 का इसमें चेंज आया है, इंक्रीज़ है, तो हम माइनस करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को अगर चेक करें तो ट्रेड क्रेडिटर्स टोटल थे 6,000, करंट ईयर में 10,000, तो चेंज यहाँ पे आ रहा है 4,000 का। तो 4,000 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, 4,000 प्लस में होगा। उसके बाद अक्रूवल्स हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज़ में है, तो अक्रूवल को रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसमें
ऐड करते हैं तो इंक्रीज इन अक्रूवल्स तो टोटल कितना चेंज आ रहा है 800 1000 टोटल 200 का इसमें चेंज है। तो टोटल 200 का चेंज आएगा। तो अगर इन सबको ऐड किया जाएगा तो हमको कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन कहलाएगा। तो कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए माइनस एंड प्लस सारा ये करना है हमने। तो बेसिकली फार्मूला अप्लाई करते हैं सम, खुद ही प्लस माइनस हो जाएगा सम, और इनको ये बनता है हमारे पास 2150 कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशंस 2150। और इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड क्वेश्चन में अगर है तो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड को माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर टैक्स पेड है हमारे पास तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन करंट ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 2 ईयर्स का डाटा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट पेड किया उसको चेक, तो जो प्रॉफिट पेड है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 3200 है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर का टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास 200 आ रहा है इसकी पेमेंट करंट ईयर में नहीं होगी, इसकी पेमेंट जो फ्यूचर ईयर आएगा, जो नेक्स्ट ईयर आएगा वहाँ पे जाके पेमेंट की जाती है, क्योंकि ये 20x9 में ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो 20x9 में हमने पेमेंट कौन से ईयर की थी, तो जो लास्ट ईयर था 3200 की हमने पेमेंट की है, तो 3200 को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टैक्स पेड इस था इसमें टोटल 3200 वो माइनस करेंगे तो फिर हम इसको चले शो करते हैं माइनस के अंदर। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड नहीं था हमारे पास, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद और कुछ नहीं है, तो फिर 2150 माइनस 3200 इनको माइनस कर लिया जाए। 2150 माइनस 3200 तो ये आएगा माइनस का 1050, तो माइनस 10 एंड 50 नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिविडेंड फ्रॉम जॉइंट वेंचर, डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट्स, इंटरेस्ट रिसीव, अगर कोई किसी किस्म की इनकम हो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो डिविडेंड है ना ही हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव किया हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली ये चीज़ें हम रिकॉर्ड में नहीं लेके आएंगे, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट टू अक्वायर इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तो पेमेंट टू अक्वायर इंटेंजिबल फिक्स एसेट यानी कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट हो, क्वेश्चन में हमारे पास इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है तो इसलिए हम इसको भी रिकॉर्ड में नहीं लेके आएंगे। हाँ हमारे पास एसेट्स टेंजिबल हैं तो टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखें कि हमारे पास 17,600 प्रीवियस ईयर में थे, जबकि करंट ईयर में जो कॉस्ट है वो 23,900 है। इसके अलावा हमने ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कुछ डाटा भी है कि 55 लाख के भी कुछ एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं। 5500 करंट ईयर हमारे पास प्रीवियस ईयर में तो 17,600 और 23,900, तो 23,900 में से अगर 17,600 को माइनस किया जाए तो 6,300 का चेंज आएगा, जो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट गिवन है, इसमें इंक्रीज़ आया है। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सेल कर दिए, तो 5500 के हमने एसेट्स जिनकी एक्चुअल कॉस्ट 5500 वो सेल भी किए थे। तो अगर सेल किए तो इट मीन्स कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थे, हमारे पास ऑलरेडी उनकी वैल्यू थी। तो हम उनको कैलकुलेट करते हैं, उनको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो देन पता चलेगा कि 11,800 की टोटल हमारे पास चेंज आया। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में 11,800 का चेंज आ चुका है। तो ये 11,800 के इंटेंजिबल एसेट हैं जो कि हमने परचेज़ किए हैं, तो जिनकी हमने पेमेंट जाहिर सी बात की है। तो इसको हम कहते हैं पेमेंट टू अक्वायर टेंजिबल फिक्स एसेट्स 11,800। इंटेंजिबल नहीं है तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, तो रिसीट ऑफ सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तो कितनी रिसीट है, कितना हमने पैसा रिसीव किया,
तो हमने इंटेंजिबल एसेट्स 55 लाख वाले सेल किए थे टोटल 10 लाख में। हम ऑलरेडी सेल किए है, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश में इंक्रीज होगा, ये कैश इनफ्लो है। और ये चूँकि हमने पेमेंट की है तो ऑब्वियसली ये माइनस की फिगर होगी, ब्रैकेट में लिखेंगे ये माइनस की फिगर है। तो 11,800 से 1,000 को अगर माइनस किया जाए तो बाकी नेट कैश फ्रॉम नेट कैश यूज़, तो हमने अगर माइनस में होगा तो इट मीन्स कि कैश हमने यूज़ ज़्यादा किया है, ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो माइनस 10,800 माइनस का होगा। तो कैश नेट कैश यूज़ इसको रिकॉर्ड करेंगे, नेट कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर किसी किस्म का कोई डिविडेंड आपने पे किया है या कोई हमारे पास शेयर्स के अंदर चेंज आया है, शेयर कैपिटल के अंदर चेंज आया है, या किसी किस्म का अगर हमने कोई लोन लिया हो तो लोन के अंदर अगर किसी किस्म का चेंज आया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो शेयर कैपिटल को अगर देखें तो ऑलरेडी शेयर कैपिटल 5,000 चेंज नहीं है, यहाँ पे भी चेंज नहीं है, फ्रॉम लास्ट काउंट को इसमें नहीं आएगा। लोन हमारे पास डिबेंचर स्टॉक लॉन्ग टर्म का है, हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है 600 था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 750। इट मीन्स कि यहाँ पे चेंज आ रहा है 150 का चेंज है। तो 150 का अगर चेंज है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक को हमने इशू किया, इशू करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अमाउंट आएगी, पैसा आएगा, तो 150 को अब रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके बाद डिविडेंड, अगर किसी किस्म का कोई डिविडेंड पेड किया है तो डिविडेंड जो पे किया गया उसकी डिटेल ऊपर हमारे पास गिवन है। तो प्रेफर डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड और फाइनल प्रपोज डिविडेंड, 3 टाइप का डिविडेंड है। तो हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास करंट ईयर में कितना डिविडेंड पेड किया गया है। एक तो प्रेफर डिविडेंड पेड किया गया, उसके साथ इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया। फाइनल डिविडेंड ऑब्वियसली जस्ट प्रपोज किया जाता है। ये जो फाइनल डिविडेंड है करंट ईयर 6,000, इसको हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर में जाके। तो इसी तरह से अगर इसको नेक्स्ट ईयर में जाके पे करें तो जो लास्ट ईयर का होगा उसको ऑब्वियसली करंट ईयर में हमने पेड किया है। तो इसलिए 3,000 प्लस 2,000 प्लस 100 करंट ईयर का इंटरिम एंड प्रेफरेंस 2,100 प्लस लास्ट ईयर का जो फाइनल डिविडेंड था वो हमने करंट ईयर में पेड किया है। तो 3,000 प्लस 2,000 प्लस 100 तो टोटल 5,100 का डिविडेंड हमने पे किया है। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कि फाइनल डिविडेंड या प्रेफर डिविडेंड, या सिंपल आप लिख लें कि डिविडेंड पेड, कि हमने जो टोटल डिविडेंड पेड किया है वो कितना है। एक तो इसमें था हमारे पास लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड, प्लस करंट ईयर में हमने इंटरिम डिविडेंड पेड किया 2,000 का, प्लस हमने इसमें पेड किया डिविडेंड प्रेफरेंस जिसकी वैल्यू है 100। तो 100 इन सबको अगर ऐड करें तो टोटल ये बनेगा 5,100 पेमेंट की है। इट मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में आएगी, यानी कि माइनस की वैल्यू आउटफ्लो हुआ है कैश का। तो अगर कैश का आउटफ्लो हुआ है तो देन फिर नेट कैश यूज़, नेट कैश हमने कितना यूज़ किया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 माइनस 150, तो 100 माइनस 150 तो 4950, तो 4950 लेकिन माइनस में ब्रैकेट में आएगा 4950, माइनस में आएगा तो 4950। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट किया जाएगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ माइनस किए, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नेट डिक्रीज़ हुआ है, हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में कमी आ रही है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है इन सबको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के लिए 1050 और 10,800, 16,800 हमारे पास है, नेट डिक्रीज़ आ रहा है तो 16,800। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कितनी है। तो यहाँ पे जस्ट कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 600 है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है।
तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ओपनिंग कैश है वो 600 है और एंडिंग कैश कितना होगा। तो कैश एट बैंक नहीं कुछ भी, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 16,200 आ रहा है, तो ये 16,200 लेकिन माइनस ओवरड्राफ्ट है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे माइनस में, ब्रैकेट में आएगा। तो 16,800 माइनस की फिगर है, 600 को अगर माइनस किया जाए बाकी 16,200 होगा, जो कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। और कोशिश करें कि क्वेश्चन को साथ के साथ ट्राई करें। क्वेश्चन को अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, इसकी प्रैक्टिस आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।